Hello everybody, welcome back. So this is Bhavna Buri and today we will talk about Kingdom Protista. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहली चीज मोस्टली एक्वेटिक होंगे, यानी कि पानी में मिलेंगे। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ठीक है। चाहे वो मेराइन वाटर हो यानी कि खारा पानी जिसको सी वाटर कहते हैं, और इट कुड आल्सो बी द फ्रेश वाटर। नेक्स्ट दीज आर यूनिसेल्युलर, यानी कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं। काफी ज्यादा वैरायटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और क्योंकि यूकैरियोटिक है सो दे आल्सो हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपेरेटस हो गया, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी सेल जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी उससे पहले आप देख लीजिए। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक है, दैट मींस इनके पास एक ऐसी पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि हाइयर प्लांट्स के पास होती है, क्योंकि वो क्लोरोफिल को पोजेस करेंगे, इसीलिए वो सनलाइट को ट्रैप करके फूड की फॉर्मेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। बट सम ऑफ देम आर हेट्रोट्रोपिक आल्सो, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक आ गया, और हेट्रोट्रोपिक का मतलब है वो पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर सैप्रोफाइटिक। दे कुड ईदर बी पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक, ठीक है ना। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन सी जो कैटेगरीज है वो इन्वॉल्व की गई हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो है क्राइसोफाइट्स। द फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है इज द क्राइसोफाइट। सेकंड कैटेगरी है डायनोफ्लैजिलेट्स, यू मे आल्सो कॉल इट डीनोफ्लैजिलेट। डाई का मतलब है दो, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स। फोर्थ कैटेगरी इज स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। एंड द फिफ्थ वन इज प्रोटोजोआ। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आएंगी, और इन्हीं कैटेगरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं कि कुछ फोटोसिंथेटिक है यानी कि ऑटोट्रोपिक, तो कुछ हेट्रोट्रोपिक होंगे। ज्यादातर ये सभी ऑर्गेनिजम्स पानी में मिलते हैं, यानी कि दीज आर प्राइमरीली एक्वेटिक। इसी के साथ साथ आप देखोगे सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद दी क्राइसोफाइट्स। अब इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एक बार वो देख लेते हैं। क्राइसोफाइट्स, तो फटाफट से देख लेते हैं उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। तो जो क्राइसोफाइट्स है इसके कुछ एग्जांपल्स हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। लेट मी राइट इट हियर। फर्स्ट कैटेगरी है क्राइसोफाइट्स, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि डाई एटम्स, डेस्मिड्स, डेस्मिड्स यानी कि गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। और मैंने आपको भी बताया था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक है, यानी कि पानी में मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक। देन फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे। एंड दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। किस तरीके से फ्लोट करते हैं पानी में? पैसिवली फ्लोट करेंगे वाटर करंट के अंदर, इन दी वाटर करंट। एक एनसीईआरटी में फाइटोप्लैंक्टन भी लिखा हुआ है, फिर सिर्फ प्लैंक्टन लिखा होगा। तो उसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने बोला कि सिंगल सेल्ड है तो माइक्रोस्कोपिक होंगे, और ये ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल प्लैंक्टन्स की तरह होते हैं, और पानी में जब भी फ्लो करेंगे तो पैसिवली फ्लोट करेंगे, ठीक है। पानी के बहाव के साथ ही इनकी मूवमेंट होगी। फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब है कोई पिगमेंट इनके पास होती है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और फूड की फॉर्मेशन करेगी। अब अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे तो आप देखोगे ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, यानी कि ये जो डाई एटम्स होते हैं,
इनके पास जो सेल वॉल है वो सोप बॉक्स की तरह यानी कि साबुन की डिब्बी की तरह, सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, लाइक दिस। क्या कर रही है? एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। और साथ ही साथ आप देखोगे इसकी जो साबुन जैसी ये सेल वॉल है, इसके अंदर एक एलिमेंट है विच इज सिलिका। और जो सिलिका होता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, यानी कि इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जब बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये अक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जाकर फॉर्मेशन हो जाती है एक ऐसे स्ट्रक्चर की, अक्यूमुलेशन हो जाती है एक ऐसे स्ट्रक्चर की जिसको डायएटोमिशियस अर्थ कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डायएटोमिशियस अर्थ, डायएटोमिशियस अर्थ। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स द अक्यूमुलेशन ऑफ डाई एटम्स। उनकी जो सेल वॉल है, क्योंकि उसके अंदर सिलिका एम्बेडेड होता है और सिलिका को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या होगा? बहुत सालों तक वो जो सिलिका है वो इकट्ठा होता रहता है, अक्यूमुलेट होता रहता है। तो आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स यू कैन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ डाई एटोमिशियस अर्थ। अब क्योंकि ये ग्रिटी होता है, काफी रफ एंड टफ है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। साथ ही साथ पॉलिशिंग में भी इसको यूज किया जाएगा। किसमें यूज करेंगे? पॉलिशिंग में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कि क्राइसोफाइट्स का है वो ये है, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। समुद्र में जो सबसे पहले फूड बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से होंगे? क्राइसोफाइट्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइसोफाइट्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में दो बातें याद रखनी है। एक, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब अक्यूमुलेट होते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इनकी सेल वॉल इकट्ठी हो जाएगी और डायएटोमिशियस अर्थ की फॉर्मेशन करेगी। और दूसरा पॉइंट, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स के बाद सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड जो कैटेगरी है वो होती है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फटाफट से। डायनोफ्लैजिलेट्स, तो मैंने अभी बताया था कि इनका जो मतलब है वो ये है कि इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, वन फ्लैजिला लाइज longitudinally and another one is transverse। तो ये जो दो फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से होंगे? यू विल ऑब्जर्व अ डायग्राम लाइक दिस इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से दो फ्लैजिला निकले हुए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल है तो दूसरा ट्रांसवर्स। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वन एंड दिस वन इज ट्रांसवर्स। तो जो दो फ्लैजिला होंगे उसमें से एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स है। इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलेंगे फरो। जिसको हम क्या बोलते हैं? फरो। साथ ही साथ आप देखोगे जो आउटर सरफेस होता है ऑर्गेनिज्म का, उसके पास एक स्टिफ प्लेट होती है, स्टिफ प्लेट ऑफ सेल्यूलोज। कहां पर प्रेजेंट है? आउटर सरफेस पर, राइट। नेक्स्ट, दे मे वेरी इन कलर। ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं। किस आधार पर, किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स दे हैव। क्योंकि इनके पास अलग अलग कलर की पिगमेंट्स होती हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स का जो कलर है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और एक्वेटिक तो ये है ही, कहां पर मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। किस तरीके के पानी में? मेराइन वाटर में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, प्राइमरली इन मेराइन वाटर। साथ ही साथ आप देखोगे एक एग्जांपल है आपकी बुक में, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स क्या है? रेड डिनोफ्लैजिलेट। रेड डिनोफ्लैजिलेट। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो रेट ऑफ डिवीजन है वो इतना फास्ट है कि वो पानी में जब डिवाइड करेगा तो इसका जो पिगमेंट है वो तो रेड कलर की है, तो पूरा जो अपीयरेंस हो जाती है वो रेड कलर की हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है दैट गोनियोलेक्स
is responsible to form red tides. ऐसा क्यों? Because due to the accumulation of red dinoflagellate, the sea appears red. जो समुद्र है उसका अपीयरेंस कैसी हो जाती है? रेड कलर की. लेकिन ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लार्ज नंबर में टॉक्सिकेंट्स यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे, एंड दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन हार्म दी अदर एक्वेटिक एनिमल्स. जैसे कि फिशेस वगैरह हो गई, ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है. तो ये हमने किसके बारे में बात की है? डिनोफ्लैजिलेट्स, जो कि दूसरी कैटेगरी है किंगडम प्रोटिस्टा में. आपको ये गोनियोलिक्स का एग्जांपल जरूर याद रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड कैटेगरी देखेंगे विच इज यूग्लिनोइड्स. नेक्स्ट कैटेगरी है यूग्लिनोइड्स. अब ये कहां पर मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलेंगे. हमने यहां पर लिख लिया है यूग्लिनोइड्स. These are generally found in fresh water. वो भी stagnant. Stagnant का मतलब है रुके हुए पानी में ही ज्यादा मिलते हैं. They have no cell wall. इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती. Instead, यानी कि इसकी जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलेंगे. एंड दिस लेयर जो पेलिकल है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है. क्या फंक्शन है इसका? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, पेलिकल. अब इसके बाद आप देखोगे दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला. इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं. तो फिर डिनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि दोनों के पास ही दो दो फ्लैजिला है. तो डिफरेंस ये है कि डिनोफ्लैजिलेट में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल फ्लैजिला था, लेकिन इनके पास एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा एंड द अदर वन वुड बी अ लॉन्गर वन. Will be like this. This is the shorter flagella and this is the longer flagella. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल यूग्लिना का आपको एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें बताया गया है कि इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा और एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा. ठीक है. जनरली ये ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं. सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी तो ऑटोट्रॉपिक यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे. लेकिन जैसे ही सनलाइट डिप्राइव हो जाती है, जैसे ही सनलाइट चली जाएगी, इसका मतलब ये हुआ ये ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं. अगर सनलाइट नहीं होगी सो दे स्टार्ट फीडिंग ऑन सम अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे. सनलाइट नहीं होगी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं. इसीलिए इनको हेट्रोट्रॉपिक भी कहा जाता है. तो ये ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों ही है तो उसको हम बोलेंगे मिक्सोट्रॉपिक या फिर माइक्सोट्रॉपिक. ठीक है. मिक्स करके भी मतलब दोनों हो चुके हैं ट्रॉपिक. ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है, इसलिए ऐसा बोला जाता है. एंड ऑटोट्रॉपिक क्यों है? बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट which is very similar to the pigment of higher plants. यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट हो सकती है जो कि हायर प्लांट्स के पास होती है, जिसकी मदद से वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? फोर्थ होती है स्लाइम मोल्ड्स. फोर्थ कैटेगरी क्या है? स्लाइम मोल्ड्स. देखते हैं इसमें क्या आएगा. स्लाइम मोल्ड्स बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं. दीज आर जनरली सैप्रोफाइटिक. इसका मतलब ये हुआ जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस है जैसे कि लीव्स हो गई, ट्विग्स हो गई, ठीक है, इन सभी को इनगल्फ करते हैं और अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे. तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो सैप्रोफाइटिक होंगे, डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि डेड लीव्स हो गया, ड्राई लीव्स या फिर ट्विग्स. ठीक है. इसके साथ आप देखोगे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है, अक्यूमुलेशन हो जाती है, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो डिफरेंशिएट करेंगे और किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? प्लाज्मोडियम. आप यहाँ पर देखोगे जो स्लाइम मोल्ड्स है, स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है. दो चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे, फेवरेबल कंडीशन में भी और अनफेवरेबल कंडीशन में भी. तो क्या डिफरेंस आएगा इन दोनों ही कंडीशंस में?
तो जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अक्यूमुलेट करते हैं और एक न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, लेकिन जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में जाके ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे एंड दीज स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। ये जो स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई है ना, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर हुई है जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में तो इकट्ठे हो जाएंगे, एक अक्यूमुलेशन बनाएंगे जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है यानी कि ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स ये डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। ये क्या करेंगे? ऐसे कर करके बहुत सारे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। एक फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होगी जिसकी टिप पर, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। दीज स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स और ये रेजिस्टेंट होते हैं बाकी फैक्टर से, इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक या फिर थाउजेंड में नहीं, काफी लंबे समय तक ये एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स हो सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया कॉज करवाने वाले प्लाज्मोडियम से डिफर करेगा। ठीक है, सो दिस इज द अक्यूमुलेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। लेकिन तो दूसरा प्लाज्मोडियम है उसको हम किसकी मतलब उसको आपने पढ़ा हुआ है किसके लिए? मलेरिया कॉज करवाने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल पी के बारे में भी याद रखना है आपको। तो ये जो स्लाइम मोल्ड है इसके बाद जो अगली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं वो प्रोटोजोआ ही है और जिस प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं वो प्रोटोजोआ के अंदर ही एक कैटेगरी में आप स्टडी करोगे। तो देखते हैं फटाफट से विच इज द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो वो कैटेगरी है प्रोटोजोआ। ठीक है, सबसे पहली चीज, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रोपिक। कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। क्या बोला जाता है इनको? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब ऐसा क्यों है? देखिए, इनफैक्ट सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, इसके बाद जो फंगस आएगी, प्लांट्स आएंगे और जो एनिमल्स है सबके कनेक्शन की तरह होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा आया था, फिर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा से शुरू होता है, प्रोटिस्टा के बाद फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटिस्टा है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक लिंक की तरह प्रेजेंट होता है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब इसके अंदर कुछ कैटेगरीज आती हैं, वो 4 कैटेगरीज हैं और वो कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं जरा। सबसे पहली कैटेगरी है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड नाम से पता चल रहा है, इसमें हम अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अमीबा, राइट। इसके अंदर आप ये देखोगे कि जो अमीबा है ये अपने फूड को इनटेक करता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड मूवमेंट या फिर लोकोमोशन, इन दोनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ये इस्तेमाल करता है सूडोपोडिया को। दे पुट आउट सूडोपोडिया ऑफ देयर बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर कुछ फॉल्स फीट को निकालते हैं एंड दीज फॉल्स फीट आर कॉल्ड सूडोपोडिया। इसी की मदद से ये जो अमीबा होते हैं फूड को इनटेक भी करेंगे, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट भी इसी की मदद से करेंगे। जो मेराइन फॉर्म वाले अमीबा होते हैं ना, दे हैव सिलिका इन देयर शेल। इनके शेल में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है। और इस नॉर्मल अमीबा के अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी आपको एनसीईआरटी में एक एग्जांपल गिवन है, तो हम लिख लेते हैं। वो एक बीमारी भी करवाता है जिसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये एक बीमारी करवाता है जिसको कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस भी बोल दिया जाता है।
और मे बी डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। होगा क्या इसमें होता है कि जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर होता है उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा है किसका, अमीबॉइड प्रोटोजोन का। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी इसके अंदर हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। फर्स्ट थी अमीबॉइड, सेकंड कैटेगरी है सिलिएटेड प्रोटोजोन, नेक्स्ट कैटेगरी है सिलिएटेड प्रोटोजोन। अब भैया इसके पास सीलिया प्रेजेंट होगा क्योंकि सिलिएटेड है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आपको पैरामीशियम गिवन है बुक में, तो आप देखोगे पैरामीशियम की सरफेस पर थाउजेंड्स ऑफ ये व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें सीलिया कहा जाता है ना। बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट है एंड इन बिटवीन दी सीलिया देयर इज अ कैविटी विच इज कॉल्ड गुलेट। इस कैविटी को क्या बोलेंगे, गुलेट। इट हेल्प्स टू वाटर लेडन, यानी कि पानी के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो सभी इसी कैविटी यानी कि गुलेट की मदद से ही इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होगी, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सभी सीलिया की। जैसे हम चप्पू चलाते ना, बोटिंग वगैरह करते तो ओर्स की जो मूवमेंट होती है बिल्कुल उसी तरीके से सीलिया की भी मूवमेंट होती है पैरामीशियम में, ठीक है। ये गुलेट हमने देखा, इसके थ्रू वाटर को इनटेक किया जाएगा अलोंग विद द फूड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट इज आल्सो रिमूव, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट भी सेम जो पोर है या फिर जो गुलेट है वहीं से ही होगा। तो कौन से एग्जाम्पल में हमने इसको पढ़ा था, पैरामीशियम में। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं पैरामीशियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी सी, फ्लैजिलेटेड। कौन से प्रोटोजोआ होंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, दैट मींस दे हैव फ्लैजिला। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। एक एग्जांपल जो आपको गिवन है वो है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। अभी जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, पूरा नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। अब ये करवाता क्या है, these organisms could be parasitic, ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। और ये जो ट्रिपैनोसोमा है स्पेसिफिकली ये एक बीमारी करवाता है, डिजीज करवाता है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा नींद आती है और इसका जो वेक्टर है यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रिपैनोसोमा को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है उसका नाम क्या है, तो वेक्टर का नाम हम रखते हैं यहाँ पर सीसी फ्लाई। क्या नाम है, सीसी फ्लाई। तो ये आपको जरूर याद रखना है। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी अंडर प्रोटोजोआ इज, लास्ट वाली जो बची है स्पोरोजोइट्स, ठीक है। वैसे स्पोरोजोआ बोला जाता है। अब ये है क्या, स्पोरोजोआ है क्या, चलिए एक बार देख लेते हैं। स्पोरोजोन्स, ठीक है। देखिए मैंने आपको मलेरियल पैरासाइट के बारे में बताया था, मलेरियल पैरासाइट कौन था भाई, कौन करवा रहा था मलेरिया, सब बच्चे मच्छर कहते हैं, वो वेक्टर है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज अ वेक्टर, लेकिन जो पैथोजन है जो एक्चुअल में मलेरिया करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होता है प्लाज्मोडियम। वो क्या है, प्लाज्मोडियम। और आपको इसकी अलग अलग स्पीशीज दिखेंगी, जैसे कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये बहुत ज्यादा बीमारी मतलब फेटल हो सकता है, डेथ कॉजिंग हो सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है। और तीसरा प्लाज्मोडियम, यहीं पर लिख देती हूँ, मलेरिया, मलेरिया। तो तीन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम। ये अलग अलग स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की जो कि हमें मलेरिया करवा सकती हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मोडियम का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है उसमें एक बहुत ही इन्फेक्शियस स्टेज आती है जिसको स्पोरोजोइट कहा जाता है। तो इनकी जो इन्फेक्शियस स्टेज है, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं उसको, स्पोरोजोइट्स। तो जब स्पोरोजोइट्स को किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तभी जाकर उस पर्सन को, उस व्यक्ति को मलेरिया होगा, चिल्स एंड फीवर आएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है बहुत ज्यादा नोटोरियस है, बदनाम है,
अपनी एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि वो एक बीमारी करवा रहा है जिसके बहुत ही स्टैगरिंग इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें सारी चीजें याद करनी है आपको। हमें ये पता होना चाहिए ये सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है, पानी में मिलेंगे यानी कि एक्वेटिक होंगे, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है ना, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। कैटेगरीज में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्राइसोफाइट्स, जिसमें डायटोमिशियस अर्थ जरूर पढ़ोगे, फिर डिनोफ्लैजुलेट्स जिसमें आपको रेड डिनोफ्लैजुलेट यानी कि गोनियोलेक्स का नाम याद रखना है, फिर आता है यूग्लिनोइड्स जिसमें आपको याद रखना है उनके पास सेल वॉल नहीं होती, एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेनिकल बोलेंगे। देन स्लाइम मोल्ड्स, जब स्लाइम मोल्ड्स फेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, अक्यूमुलेट, और प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होगी, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, क्लियर है, और बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं जो डिस्पर्स हो जाएंगे। एंड द लास्ट कैटेगरी वाज प्रोटोजोआ, इसमें आपने क्या पढ़ा, सारे हेटेरोट्रॉपिक है, प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के, इनके अंदर 4 कैटेगरीज आती हैं। अमीबॉइड, उसका एग्जांपल अमीबा हो जाएगा, जिसके बाद सूडोपोडिया होगा, फूड को इनटेक और लोकोमोशन करने के लिए। सेकंड आपने देखा सिलिएटेड, पैरामीशियम एग्जांपल हो गया, सीलिया बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोकोमोशन करवाएंगे और साथ ही साथ फूड को इनटेक करेंगे और कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फ्लैजिलेटेड में ट्रिपैनोसोमा का एग्जांपल पढ़ोगे, फ्लैजिला भी लोकोमोशन में हेल्प करेगा, लेकिन जब डिफरेंस पूछते हैं इन दोनों में तो फ्लैजिला कुड बी 2 और 3 इतने ही होते हैं, लेकिन जो सीलिया है थाउजेंड्स इन नंबर हो सकते हैं। फ्लैजिला इज क्वाइट लॉन्गर वेयरएज दी सीलिया आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, थर्ड में आप एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा दे दीजिए और सीलिया का एग्जांपल पैरामीशियम, राइट। एंड द लास्ट कैटेगरी वाज स्पोरोजोन्स, जो कि प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्शियस स्टेज को कहा जाता है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मलेरिया। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं। इन केस आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।